यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 का नोटिफिकेशन आ गया और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से 979 वैकेंसीज कंसीडर की जा रही हैं। लास्ट ईयर अपने पास 1056 वैकेंसीज थी 2024 के नोटिफिकेशन में। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हमें किन बातों का ध्यान रखना है, फॉर्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखना है, उन सारे पहलुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात की जो लास्ट डेट है वो 11 फरवरी 2025 है और टाइम जो है वो 6 PM है। अक्सर लोग मान के चलते हैं कि 12 बजे रात तक हम भर देंगे फॉर्म, लेकिन नहीं, 6 PM तक आप फॉर्म भर लीजिएगा। फॉर्म भरने के बाद अगर आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो वो 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में होगा। जैसा कि हर साल नेगेटिव मार्किंग होती है, वो इस साल भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3 जीएस पेपर और जीएस पेपर 2 यानी कि सीसेट में भी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट है यूपीएससी से, आपको चाहे पीडब्ल्यू के फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट से रिलेटेड, एनसीएल से रिलेटेड या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से रिलेटेड, तो यूपीएससी में एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, वहाँ पर जाके आप कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। अगर फॉर्म भरते समय अगर आप फोटोग्राफ अपलोड करते हैं तो फोटोग्राफ 10 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उस फोटो पे आपका नाम क्लियर होना चाहिए, जिस डेट को आपने फोटो खिंचाई है वो मेंशन होना चाहिए। साथ ही साथ 3/4 एरिया, अगर फोटो का जो 3/4 एरिया है उसमें आपका फेस होना चाहिए। इस बात का जरूर से जरूर ध्यान रखें। सेंटर्स कुछ इस प्रकार से, आप लिस्ट में जाके अपने सेंटर्स देख सकते हैं, जो नज़दीकी सेंटर है जहाँ पे आप कंफर्टेबल जाके एग्जाम दे सकते हैं। अब ये तो फॉर्म फीस दिया गया है कि 200 रुपये की फ़ीस जमा करनी है, तो ये तो आपको पता ही होगा। ये जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उनका किस तरीके से बैकलॉग वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। एज लिमिट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। एज लिमिट को कंसीडर किया गया है 1 अगस्त 2025 तक, यानी कि अगर आपकी एज 1 अगस्त 2025 के बीच में 21 से 32 तक है तो आप एलिजिबल हैं, ये बात याद रखिएगा। सबसे बड़ी बात तो एज की हो जाती है कि एज क्राइटेरिया हमारे पास फिट बैठ रहा है कि नहीं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2004 के बाद है तो आप इस एग्जामिनेशन में नहीं अपीयर हो सकते हैं। कुछ लोग टारगेट कर रहे होंगे, लेकिन उस टारगेट के लिए एक बहुत बड़ी डेट है कि अगर आप 1 अगस्त 2004 के बाद पैदा हुए हैं तो आप इस एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है आपको। यानी कि आपकी जो ये डेट है, यानी कि आपकी जो एज है वो 1 अगस्त 2025 तक 21 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप इसमें आ रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं जो कि हाँ, मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है। उसके अनुसार 22 जनवरी 2025 तक आप उन सभी मेडिकल कंडीशंस को फुलफिल करते हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है, उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है। उन क्राइटेरिया के ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे कि किस तरीके से क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अप्लाई करने के लिए आपको upsconline.gov.in पे जाना है और वहाँ पर आपको फॉर्म भरना है। पार्ट 1, पार्ट 2 सबके लिए। जो जनरल कैटेगरी के लिए है उनकी जो फीस है वो 200 रुपये है। बाकी SC ST PWD और वोमेन के लिए जो फीस है वो वेव ऑफ कर दी गई है, तो उसमें कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। अब विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि अगर आपको एप्लीकेशन विड्रॉ करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन रखी गई है। द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशंस आफ्टर सबमिशन ऑफ द सेम। यानी कि अगर आपने अपना फॉर्म भर दिया है तो विड्रॉ करने के लिए आपके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, मॉडिफिकेशन का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा। फिर हम लोग आ जाते हैं क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो आपको फॉर्म भरते समय। नेम एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, किस ईयर में आपने एग्ज़ाम दिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस और वैलिडेट ईमेल आईडी, ये आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। फिर आते हैं हम लोग, ये तो रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी इसके ऊपर है तो इसके ऊपर नहीं जाएंगे। चेंज ऑफ कैटेगरी इसके ऊपर भी नहीं जाएंगे। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, ये तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके का एग्ज़ाम होता है, प्री में
जीएस पेपर 1 में 200 मार्क्स का होता है, और सी सेट जो है अपने पास 200 मार्क्स का होता है। सी सेट क्वालिफाइंग होता है। ये तो सिलेबस है, मेंस का सिलेबस है। अब हम लोग आ जाते हैं पीडब्ल्यू ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट को लेके क्या बात कही गई है, और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेके क्या बात कही गई, क्या क्राइटेरिया है। फ़ोटो के लिए तो जो 50 केबी से ज़्यादा की फ़ाइल नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओटीआर में आप अपनी डिटेल एकदम सही भरें, जिससे आपको कास्ट में बाद में ना दिक्कत हो, क्योंकि को मॉडिफिकेशन करने में काफ़ी दिक्कत आती है। ये तो गोला भरने से रिलेटेड है, ओमार शीट कैसे भरना है ये उससे रिलेटेड है। मैं आप लोगों को कुछ प्रोफॉर्मा दिखा देता हूँ जो यूपीएससी एनसीएल सर्टिफिकेट से रिलेटेड होगा। यहाँ से जाकर यूपीएससी वाले इस कॉलम में जाएंगे आप, यूपीएससी के फॉर्म और डाउनलोड्स वाले कॉलम में जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद जो है आप अगर SC/ST क्लेम लेना चाहते हैं तो ये उसका प्रोफार्मा दिया हुआ है, ओबीसी बेनिफिट ले रहे हैं तो उसका प्रोफार्मा दिया हुआ है, और अगर फिजिकली हैंडीकैप वाले हैं तो ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। तो इस तरीके से आप अपना बनवा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बता देता हूँ। अगर आप EWS कैटेगरी में आ रहे हैं तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपके पेरेंट्स की जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। पहला, ये तो एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, इसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पिताजी गेस्टेड ऑफिसर नहीं है, आपके पिताजी ग्रुप ए में है, ग्रुप बी में है, और आपकी माताजी ग्रुप सी में है, तो भी आप EWS के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ ये OBC NCL के लिए भी एप्लीकेबल होता है। अगर ये जस्ट अपोजिट हो जाता है तो भी आप EWS के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि 8 लाख ही क्राइटेरिया है। 8 लाख कभी कभी क्या होता है, कटौती बहुत ज़्यादा होती है, तो जो एक्चुअल जो इनकम टैक्स है वो 8 लाख से कम का बनता है, और उस वजह से जो है ना आप EWS क्लेम ले सकते हैं। आपकी ब्रदर और क्या कहते हैं सिस्टर का इनकम से कोई भी लेना देना नहीं होता है। यानी कि अगर आपके भाई बहन कमा रहे हैं, उनकी इनकम 8 लाख 10 लाख या करोड़पति हैं, तो उससे कोई भी लेना देना नहीं है। पेरेंट्स वर्ड पे आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पेरेंट्स जो है वो 8 लाख से कम अर्न कर रहे हैं तो आप EWS का भी बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर OBC वाले जो कैंडिडेट हैं, अगर वो अपने इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, यानी कि 8 लाख से कम इनकम है, और उनके फादर या मदर में से कोई भी ग्रुप ए में नहीं है, और 40 साल की उम्र से पहले जो है वो प्रमोटेड नहीं हुए हैं, तो भी जो है वो OBC NCL सर्टिफिकेट का क्लेम ले सकते हैं। इससे रिलेटेड एक डिटेल जो वीडियो है OBC NCL सर्टिफिकेट का, वो भी हमारे चैनल पे अभी डाल दिया जाएगा। साथ ही साथ EWS सर्टिफिकेट किस तरीके से बनवाना है वो भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन ये बात याद रखना है कि 1 साल से ज़्यादा पुराना OBC सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा पुराना जो है EWS नहीं होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट जो है, आपको पता होगा कास्ट कभी किसी की चेंज नहीं होती है। जैसे जनरल वालों को तो बनवाना ही नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट, EWS और OBC NCL वालों को बनवाना है सर्टिफिकेट, कि खासकर उनमें इनकम प्रूफ लगता है। इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे इनकम, यहाँ पे जो है ना आपको 1 साल की वैलिडिटी है। लेकिन SC/ST वाले जो है वो जब भी जन्म से लेकर अभी तक अगर कोई भी प्रमाण पत्र है तो वो मान्य माना जाएगा। अब इनमें से किनको बनवाना होगा, वे लोग हैं जैसे आपकी अगर शादी हो गई है इंटरकास्ट मैरिज,
तो उसके बाद अगर आपकी कास्ट चेंज हो रही है और कास्ट क्लेम करना चाह रहे हैं तो आपको फिर लेटेस्ट जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको इस नोटिफिकेशन के माध्यम से ध्यान रखनी है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाके मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी हम इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज भी लेकर आएंगे, खासकर इकोनॉमी के रिलेटेड वीडियो, जिससे आप लोग इस प्रीलिम्स एग्जाम में अपनी बेहतर तैयारी भी कर सकें। थैंक यू।